बच्चों को स्पेक्स जल्दी क्यों लग रही है? लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। जितना बच्चा बाहर नहीं खेलेगा, विटामिन डी उसको नहीं मिलेगा। बच्चों में कौन से ऐसे डेंजरस सिम्टम्स आ जाते हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? मदर को वहीं से पता चल जाएगा कि उसके अगर होमवर्क में या क्लास वर्क से वापस में जब बच्चा आता है, ब्लैक बोर्ड से जो नोट कर रहा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। 20-20-20 क्या है? हाथों को गर्म करके ना दूर देखने के बाद आंखों के ऊपर रखना है। एक मोड आया डार्क मोड, क्या वो आंखों के लिए बेटर है? समटाइम्स वो हमारा जो डार्क मोड है वो जरूर हेल्प करता है, बिकॉज वो ब्राइटनेस ओवरऑल कम हो जाता है। क्या लो स्लीप और स्ट्रेस आईसाइट को वीक करती है? इनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा, आंख के पीछे पर्दे में पानी भर सकता है। ऑफिस वर्कर्स जो हमेशा स्क्रीन पे बैठे हैं या गेमर्स, इनमें सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम क्या रहती है? आंखों से पानी, आंखें थकी थकी, आंखें ड्राई फील करना, थोड़ी देर के बाद धुंधला नजर आ जाना। क्या एसी भी आंखों को इफेक्ट करता है? डायरेक्ट हवा अगर आंखों के ऊपर पड़ेगी तो टीयर्स तो हिलेंगे ना। क्या ब्लू लाइट ग्लासेस एक्चुअल में यूजफुल है? कि आपको वो लगाने से बेटर फील हो रहा है, Right. व्हाई नॉट यू शुड वेयर इट। आई सर्जन्स सुजेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्पेक्स को उतार सकते हैं विद अ सर्जरी। बाहर वाले का एक तो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है हाँ। और एक आगे ब्लैक Black पार्ट part, दिख रहा है, right. तो इसको हम कहते हैं कॉर्निया एंड स्क्लेरा। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक आई सर्जन माइंड को। और आज हम उनसे जानेंगे किस तरह स्क्रीन टाइम आपकी आंखों को इफेक्ट कर रहा है, किस तरह एक सर्जरी आपकी आंखों की आई साइट को बचा सकती है, और साथ में ऐसी चीज़ें जो शायद मिथ हैं बट फिर भी आप उन पे आज भी विश्वास करते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ डॉक्टर रोहन बोरी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू वरुण जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। राइट सर, आपकी फैमिली में दो चॉइस थी आपके पास, एक मेडिकल लाइन और दूसरी थी एजुकेशन लाइन। बिल्कुल। तो आपने मेडिकल लाइन क्यों चूज की? जब हमारी फैमिली में एजुकेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इस लाइन में हम आए भी नहीं थे, तो माय ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर। ठीक है, उन्होंने एमबीबीएस करी अपनी दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना से। देन ही वाज आल्सो फॉर अ ब्रीफ टाइम ही वाज आल्सो अ मेडिकल ऑफिसर इन विद डब्ल्यूएचओ इन साउथ अफ्रीका फॉर अ ब्रीफ पीरियड। और माय ग्रैंडमदर वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। वो इंग्लिश के टीचर थे। तो जब वो जलंधर शिफ्ट हुए फ्रॉम लुधियाना, माय ग्रैंडमदर आते हैं हिमाचल से, ओके। माय ग्रैंडफादर वाज लुधियाना से। सो वो जब जलंधर शिफ्ट हुए तो सबसे पहले उन्होंने आके गुलाब देवी हॉस्पिटल है, हाँ, और उसके वहां पर मेरे दादाजी ने शुरू किया अपना काम। राइट। तो बड़ी मम्मा मेरे दयानंद स्कूल में पढ़ाते होते थे। वहां से उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन्होंने देखे जो पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छे भी थे, पढ़ाए भी उन्होंने काफी सारे बच्चों को। कहते मैं अपना कुछ शुरू करना चाहती हूँ। तो जब प्रेजेंट जहाँ पे अब हमारा हॉस्पिटल है, तो 73 शहीद उधम सिंह नगर में मैं ग्रैंडमदर ने हट्स के साथ स्टार्ट किया था। तो उससे पहले सारे मेडिकल लाइन में थे। फादर साहब तब जब तक बड़ी मम्मा ने स्टार्ट किया, फादर साहब अपना एमबीबीएस और एमएस की तैयारी में जा चुके थे, कॉलेज जा चुके थे। इवन चाचा जी ऑल्सो ही वाज इनटू मेडिकल लाइन। सो ग्रैंडमदर डिडंट न्यू ना कि वो किस स्केल तक चले जाएगा, Right, कभी right. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो वो स्लोली स्लोली 4 बच्चों से बड़ा होता गया होता गया होता गया, और बड़ी मम्मा ने फुल फ्लेजेड उसको इन कमिंग 10 इयर्स काफी बड़ा, +2 तक हमारा सीबीएसई एफिलेटेड, फिर सारा कुछ शुरू हो गया। और फिर जब हम हुए एंड ऑल, तो हमारे पास ऑप्शन थी, बट माय ग्रैंड मदर ऑलवेज वांटेड कि रोहन तू एक ऐसा प्रोफेशन लेना विच इज़ अ नोबल कॉज। तो मैं कहा डेफिनेटली। तो फिर जब घर पे बातें हुई, +2 जब मेरा क्लियर हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन थी मैं एमबीबीएस के बाद कि यहाँ तो मैं, माय मदर यूज्ड टू से देन कि रोहन यहाँ तो तू कार्डियोलॉजी करना या ऑफ्थल्मोलॉजी, जहाँ भी जो भी तेरे को सीट मिलती है, जब भी तू निकालता है। तो लकीली मेरा ऑफ्थल्मोलॉजी आ गया, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ नोबल प्रोफेशन। व्हाई? बिकॉज किसी को रोशनी देना, तो हम ये कहते हैं ना कि आंखें हैं तो जहान है। राइट। सो किसी को अगर रोशनी दे सकते हैं तो क्यों ना दे। सो फॉर दैट पर्पस एजुकेशन लाइन में भी, आफ्टर माय ग्रैंडमदर माय फादर जॉइंड इन। फिर एक स्कूल से 2 हुए, 3 हुए, अब हमारे 5 स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। चाचा जी ने हॉस्पिटल्स पे काम किया, तो एक हमारा इनोसेंट हार्ट्स मेडिकल सेंटर है, अब एक इनोसेंट हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो फिर अब जब मैं आया तो अब हमारा एक इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर भी है। सो इसीलिए बोथ बीइंग वेरी नोबल प्रोफेशंस, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज प्रोवाइडिंग
quality medical facilities Right. to the people, ethical education and ethical medical facilities. So ये हमारा core values थे, तो उसी के basis पे मैंने फिर choose किया कि yes, definitely I'll go for medical. वेरी नाइस। Yeah. सो अब आपके पास आपके ही इंस्टीट्यूट से कुछ छोटे बच्चे स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चों से। बेसिकली आपके पास जब बच्चे आते हैं तो वो आपके पास पेरेंट्स किस तरह की कंप्लेंट्स लेके आते हैं, स्पेशली आइज के लिए? सबसे पहली कंप्लेंट तो ये कहते हैं कि सर आप हमारे बच्चे को डांटिए और इसे बोलिए कि फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे सर आप इसको डराओ या इंजेक्शन के बारे में बोलो। मेरा एक ही सवाल होता है, एक ही जवाब होता है इसका, मैं क्यों इनके लिए विलन बनूं? राइट। अगर बच्चा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको इसकी परमिशन या अथॉरिटी कौन देता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स। तो इसमें डॉक्टर का क्या रोल? हम गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स को। हमको बच्चों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि बच्चा जब छोटा है ना सर, मेरा भी बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है। तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या घर का माहौल जैसा होगा, बच्चे वही चीज़ को इम्बाइब करेंगे। राइट। अगर हम बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे भी सोचेंगे कि मम्मा-पापा या दादा-दादी क्या कर रहे हैं? हमें भी वही करना है। राइट। बच्चे को कहते हैं ना कि बच्चा क्या बोलता है, वो देख बच्चों से सीखता है, अपने सॉरी पेरेंट्स से बड़े सीखता है, पेरेंट्स से बड़ों से सीखता है। तो ये चीज़ें भी बच्चा हमारे से सीखता है। वो जो बच्चा देख रहा होता है उसी से सीखता है और ज़्यादा। बच्चों की विजुअल मेमोरी बहुत शार्प होती है। राइट। जो वो देख लेते हैं ना, वो याद रखते हैं। राइट। तो इसी चीज़ से पेरेंट्स की सबसे पहली कंप्लेंट यही होती है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम सर मना करिए कि ये ना यूज़ करे। तो पहली बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सेम चीज़ मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि हमें यूज़ करना कम करना पड़ेगा, तभी बच्चे कम करेंगे। राइट। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों की सबसे बड़ी संस्था है इंडिया की, उन्होंने एक सेट गाइडलाइंस दी है। 2 साल से कम बच्चे को नो स्क्रीन टाइम। राइट। 2 से 5 साल वाले बच्चे को लेस देन 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम, और वो भी गार्डेड। अपने सामने बैठ के आपने दिखाना है और बेसिकली साइंटिफिक चीजें आपने उनको दिखानी है, जैसे नेट जियो हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया, कि हो क्या रहा है वर्ल्ड में, कि कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं, राइट। फॉरेस्ट एरिया क्या Right. होता है, प्लांट्स की ऐसी चीज होती है वो सब कुछ जो रियल है। जो रियल है, और वो बच्चे को थोड़ा उसका माइंड को एंगेज करते हैं। राइट। क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों के दिमाग में। 5 साल से 12 साल के बच्चे को लेस देन 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। राइट। सो ये एक जनरल चीज है कि जो मैं पेरेंट्स को बताता हूँ। इसके हिसाब से आपने अपने आप को बदलना है। बच्चों को टीवी देना है, अगर आपने, आप उनके साथ बैठ के देखो। ये नहीं कि बच्चों को टीवी दे दिया और हम अपना फोन पे लगे हुए हैं। अगर हम उनके साथ एंगेज होकर उनके इंटरेस्ट के उनके लेवल पे आके नहीं देखेंगे उनके साथ, चाहे वो कार्टून देखते हैं, चाहे आपने उनको नेट जियो दिखाना है, राइट। डिस्कवरी दिखाना है, तो वो हमारा बच्चों के साथ वो बॉन्ड भी नहीं बनेगा। अगर हमारा ही इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा तो बच्चे वो कैसे देखेंगे? बिल्कुल। तो ये तो सबसे पहली चीज तो ये पेरेंट्स की होती है। दूसरी चीज आती है डाइट की, कि सर ऐसी क्या डाइट दें कि बच्चों की रोशनी बेटर हो जाए। बिकॉज काफी बच्चे आफ्टर पैंडेमिक, जो हमारा कोविड आया था, तो स्क्रीन टाइम काफी बच्चों का बढ़ा था, एंड बच्चों के काफी स्पेक्स के नंबर में चेंज आया था। हम इस बात पे, इस क्वेश्चन में आएंगे किसी टाइम पे, फूड पे लिए। डेफिनेटली। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बच्चों को स्पेक्स जल्दी क्यों लग रही है? जल्दी क्यों लग रही हैं, यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा है। नंबर 1 रीजन इज द स्क्रीन टाइम। जितना बच्चा पास का काम ज्यादा करेगा, उसकी मसल्स ज्यादा यूज होंगी, उतना विजुअल इंपल्स ब्रेन को जाएगा, और आई की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी और नंबर बढ़ेगा। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इज लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। जितना बच्चा बाहर नहीं खेलेगा, विटामिन डी उसको नहीं मिलेगा, आई बॉल के बड़े होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो ये 2 मेन कॉजेज हैं। थर्ड कॉज इज जेनेटिक्स, पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से। सो वो हमारी लीनिएज परसेंटेज कम होती जाती है। अगर बहुत ऊपर से आ रहा है, अगर सपोज पेरेंट्स को नहीं है स्पेक्स के नंबर, किसी एक ग्रैंड पेरेंट को ज्यादा नंबर था, तो वो कभी ना कभी किसी एक बच्चे में एक्सप्रेस वो जीन कर जाता है, और जिसके कारण नंबर आ जाता है। सो आज के टाइम पे ये 3 मेन कॉजेज है। नंबर 1 इज जेनेटिक्स, सेकंड इज increase in the screen time, number third is lack of outdoor activities, and number 4 is जितना ज्यादा पास का काम करेंगे। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब
बच्चों की आईसाइट किस तरह से खराब कर रहा जिस हिसाब से हमारा वर्ल्ड डिजिटल हो रहा है? है, डे टू डे लाइफ हमारी डिजिटल होती जाती है, सो कभी ना कभी ये चीज़ तो सर स्कूलों में आनी थी। राइट, पेंडेमिक इसको पहले ले आया। पहले ले आया। उससे पहले भी स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस चलनी शुरू हो गई थी, बट उस लेवल की नहीं चल रही थी बिकॉज तब तक पेंडेमिक नहीं था। जैसे पेंडेमिक आया वो आपको पता है 1 साल और बच्चों का ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही ऑनलाइन गुजरा है। चली, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी शुड ट्राई, अगर हमने बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ने को देना है, किसी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेट्स ट्राई कि हम उनको टेलीविजन पे विद इनबिल्ट कैमरा या एक्स्ट्रा कैमरा की सपोर्ट लगा के हम उसके ऊपर दें। बिकॉज एक तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, अब बेड पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, वहां पे टेबल लगा के भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस मत लगाने दीजिए, बिकॉज मोबाइल तो आपका क्लोज डिस्टेंस पे होता है, राइट, फिर से जोर ज्यादा लगेगा। जितना दूर ज्यादा रहेगा मसल्स उतनी रिलैक्स रहेंगी और नंबर बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। पढ़ाई को तो यूट्यूब पे आप नहीं रोक सकते, बट ये वाले फैक्टर्स जो हैं इनको आप जरूर रोक सकते हैं। क्या बच्चों की आउटडोर गेमिंग आईसाइट पे किसी भी तरह का पॉजिटिव इफेक्ट देता है? बिल्कुल, आउटडोर एक्टिविटीज, बाहर खेलना, स्पोर्ट्स में इंडल्ज करना, विटामिन डी मिलता है उससे। ओके, विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आई बॉल की ग्रोथ को चेक में रखता है। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट। दिस इज वन ऑफ द मेन कॉजेज। सो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रोज का अगर बच्चे को सनलाइट अच्छी मिलती है और वो बाहर खेलता है, तो चांसेस थोड़े कम जरूर हो सकते हैं नंबर बढ़ने के। बच्चों में कौन से ऐसे डेंजरस सिम्टम्स आ जाते हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? सबसे पहला ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रही है, पहला कारण उसका ये हो सकता है उसकी विजन कमजोर है। तो मदर को वहीं से पता चल जाएगा कि उसके अगर होमवर्क में या क्लास वर्क से वापस में जब बच्चा आता है, ब्लैक बोर्ड से जो नोट कर रहा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, नंबर उल्टे पुल्टे लिखे हों, हाँ, अगर वो रेगुलरली हो रहा है जिसका मतलब उसकी विजन कमजोर है, वो ब्लैक बोर्ड से सही नहीं देख पा रहा। दूसरी चीज, कभी कभी अगर आप नोटिस करें अपने बच्चे को ही, अगर वो टीवी देख रहा हो या कुछ भी दूर का काम कर रहा हो, वो आधी आंख बंद करके कोशिश करता, जिसको हम कहते हैं हाफ शटिंग ऑफ द आईलिड्स। इससे क्या होता है कि आंख छोटी होती है, प्रेशर पड़ता है तो दूर की चीज थोड़ी क्लियर हो जाती है। दैट इज द सेकेंड साइन कि आपके बच्चे को स्पेक्स का नंबर है। राइट। तीसरी चीज, कांस्टेंट हेडेक बच्चा अगर कहे, मसल्स ज्यादा यूज हो रही है फोकस करने के लिए, तो हो सकता है उसका स्पेक्स का नंबर हो, बिकॉज वो क्लियर नहीं देख पा रहा, मसल्स ज्यादा काम कर रही हैं क्लियर देखने के लिए, तो वो जोर ज्यादा लगा रहा है। फोर्थ चीज ये होती है कि अगर आंख अंदर को हो या बाहर को हो, जिसको हम कहते हैं स्क्विंट, तो ये एक बहुत कॉमन कॉजेज हैं जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है आईसाइट को लेकर? पेरेंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अगर निगाह रोशनी कम है ना, तो सर बताइए क्या खाने को दे दें इसको, इसकी रोशनी पूरी हो जाए। पर क्या किसी खाने से वो रोशनी ठीक होती है? सर खाने से रोशनी ठीक नहीं होती, हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ने इंक्रीज नहीं कर देनी रोशनी जो आंख के अंदर है, उसको वहां पे प्रिजर्व कर सकते हैं हम, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरल हेल्थ। अब सपोज मैं आपको कहूँ कि अब हम बात करते हैं, सर आजकल सारे फिटनेस में काम करते हैं, हम भागते हैं, क्यों करते हैं? सो दैट कि हम फिट रहें, हम हेल्दी रहे, ना हमारी हाइट इंक्रीज होनी है, हमारा क्या बेटर हो रहा है, लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, हमारी ब्रीदिंग बेटर हो रही है, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हो सकता है कि हम उनसे और दूर हो जाएं, राइट। जिसको ब्लड प्रेशर या शुगर जो आज जो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं हाँ, उनसे दूर हो सकते हैं। राइट। बट अगर मैं कहूं कि किसी खाने से आपकी रोशनी में, आपकी आंखों की रोशनी में बेटर कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, हम वहीं पे प्रिजर्व कर सकते हैं सिर्फ। राइट। पेरेंट्स को बच्चों को किस एज में जनरल चेकअप के लिए स्टार्ट करना चाहिए? सर यूजुअली ये है कि बच्चा पैदा होता है या घर में आपके 80 साल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, साल में एक बार ये आई चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। यूजुअली होता ही 3 से 4 साल पे पेरेंट्स करवाना शुरू करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। वो भी एक ओके ठीक एज है कि आप 3 साल पे लेके आओ, या बच्चा जब कुछ रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे। अगर आपको थोड़ा सा भी, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बोले थे ना, जोर लगा रहा है, छोटा बच्चा साल 2 साल का, आप उसको कुछ पकड़ाते हैं तो वो यूजुअली हाथ देता है। सपोज वो उस जगह हाथ नहीं कर पा रहा, वो हाथ लेफ्ट या राइट या पहले ही रुक रहा है, सो दैट इज वन साइन। दूसरी चीज, छोटे बच्चे को जब हम कुछ फेंकते हैं कि बच्चा पकड़े उसको, भागता है या क्रॉल करता है, वो उसी डायरेक्शन में ना जाए,
दैट मीन्स उसको नहीं दिख रहा दूर का। राइट दैट इज अ सेकंड साइन छोटे बच्चों में, साल 2 साल वालों को, कि आपको अपने बच्चे की आईसाइट चेक करवानी जरूरी है। सो एनी एज, once a year, it is very important to get your eyes checked. क्या आज की जनरेशन अपनी आंखें खुद खराब कर रही है? Definitely. नंबर 1, हम बार बार उसी बात पे आते जाएंगे एंड रूट कॉज वही निकलता है। स्क्रीन टाइम सर किसी का कम आप नहीं कर सकते, नहीं तो सबके बिजनेस कैसे चलेंगे, सबका आजकल काम कैसा हम्म। चलेगा। स्क्रीन टाइम हम नहीं कम कर सकते, आंखों की हेल्थ हमारे हाथ में है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी हमारा एक रूल होता है। नंबर 1 इज, साल में एक बार ही आपने अपनी आई चेक करवानी है। राइट दूसरी चीज, जब हम स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारी जनरेशन स्क्रीन पे काम करती है, अब हमारे पास हॉस्पिटल में हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हम ऑनलाइन सारा चढ़ाते हैं और उसका प्रिंट आपको देते हैं, तो वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू स्क्रीन्स। राइट ठीक है, तो उसमें मैं खुद फॉलो करता हूँ और पेशेंट्स को भी ये सलाह देता हूँ, 20-20-20। राइट 20-20-20 क्या है? 20-20-20 का मतलब ये होता है कि हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है और 20 फुट दूर देखना। और इससे क्या होता है कि मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाएंगी, हम्म जो, और या तो एक और सिंपल चीज कर सकते हैं, हाथों को गर्म करके ना, दूर देखने के बाद आंखों के ऊपर रख लो, गर्म, उससे हमारी मसल्स थोड़ी और रिलैक्स हो जाती है, विजन में क्लैरिटी मिल जाती है और मसल्स थकती नहीं है। सो ये सिंपल चीजें हैं, अगर हम करना शुरू कर देंगे ना तो हमारी आई बची रहेगी। अभी आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, तो वहां पे पॉइंट आउट वो चीज करता राइट जाऊंगा। राइट क्या इंडिया में आईसाइड विजन एक साइलेंट एपिडेमिक नहीं बन गया? जो आपके स्टार्टिंग के सारे सवाल थे ना, हम्म, या आप कह लो कि जो भी मैंने आपको जवाब दिए हैं, वो सारे जवाब इसके अंदर लागू होते हैं। सो सर, एपिडेमिक हो या ना हो, दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज नाउ। उस एपिडेमिक से हमने खुद बचना है, ना कि कोई एडवाइजरी आएगी। और आपका आई डॉक्टर ही आपको वो एडवाइजरी दे सकता है जो मैंने आपको अभी तक चीज़ें बताई हैं। राइट आईसाइड वीक होना एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में ही आता इंक्लूड आता है। बिल्कुल। तो मोस्टली जितनी आईसाइड प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो लाइफस्टाइल की वजह से है या जेनेटिक वजह से भी है या कोई अदर रीजन भी है इसके पीछे? ये जो दोनों कारण आपने बताया ना, जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल, सबसे दो इम्पॉर्टेंट कारण इसके अंदर आते हैं, ब्लड प्रेशर हम्म और शुगर। सो दीज आर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, राइट लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, ये हमारी कोमॉर्बिड कंडीशंस इनको कहते हैं, और जेनेटिक से उतना ही रोल है हम्म इनका। हम्म सो यहाँ पर दोनों ये इकट्ठे काम करती हैं। पेरेंट्स को है तो देयर हाई चांसेस कि बच्चों को आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को है तो हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज हो हो सकती है। सकती है। राइट सो ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, राइट जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। एवरेज इंसान कौन सी आई मिस्टेक है जो वो कर रहा है और उसको मालूम नहीं है अदर देन स्क्रीन टाइम? एवरेज जो ये चीज है ना, अगर आपको थोड़ी भी रेडनेस है ना, आंखों में इरिटेशन होती है, हम्म हम एक दवाई की दुकान पे जाते हैं, हम्म वहां से ड्रॉप्स लेते हैं, और राइट काफी बार ये चीज हुआ है कि पेशेंट हमारे पास जब आता है, वो ड्रॉप्स डाल के ओवर द काउंटर जो खरीदता है वहां से, उससे पेशेंट की आंख में अल्सर हुआ होता है, यानी घाव बन जाता है, एक राइट जख्म अच्छा खासा बन चुका होता है। हम्म किसी की आंख में मच्छर गया, सिंपल, तो वो राइट थोड़ा सा राइट स्क्रैच करके चले जाता है, हम वॉश करते हैं बहुत विगरसली, हम्म कुछ चला गया है, हम्म तो हम सबसे पहले केमिस्ट के पास जाते हैं कि भैया हमारी आंख में ना कुछ चला गया, लाल हो गई है, कोई ड्रॉप्स दे दो। तो हमको नहीं पता, वो हमको जो ड्रॉप्स मिलती है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो दैट्स स्टीरॉयड आई ड्रॉप। वो पेशेंट वो डालना शुरू कर देता है, इन्फेक्शन के ऊपर स्टीरॉयड डालना, उससे आंख में जख्म होने के चांसेस 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं, और पेशेंट ऑलरेडी काफी इन्फेक्शन आंख में लेके आता है। सो ये चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। आंखों में आपके रेडनेस हो, वाटरिंग हो, डिस्पाइट जो भी प्रॉब्लम हो, अपने केमिस्ट से दवाई लेने से पहले एक आई डॉक्टर को जाके दिखाएं, वो जो दवाई लिख के दे वो आप अपने केमिस्ट से खरीद सकते हैं। राइट बिल्कुल राइट। आजकल मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जितने भी स्क्रीन डिवाइसेस हैं उनमें एक मोड आया डार्क मोड। क्या वो आंखों के लिए बेटर है या हार्मफुल? नहीं सर, उसमें देखिए दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, ब्लू फिल्टर भी लगा लेते हैं, येलो भी आ जाता है, डार्क मोड भी आ जाता है। सो इससे डेफिनेटली थोड़ा बेटर ज़रूर लगता है, बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट्स हमारी आंखों में जाने से कम हो जाती हैं, ब्लू लाइट थोड़ी उससे फिल्टर आउट हो जाती है। हम्म तो उससे क्या है कि हमारी आंखों में जो को भी ब्लू लाइट की ज़रूरत है, हम्म बिकॉज ब्लू लाइट क्या करती है, मेलेटोनिन एक बॉडी में ना एक हार्मोन है हम्म जो आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करती है।
दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट येस समटाइम्स वो हमारा जो डार्क मोड है वो जरूर हेल्प करता है, बिकॉज वो ब्राइटनेस ओवरऑल कम हो जाती है हम्म उसके ऊपर, कंट्रास्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है या डल हो जाता है, उससे चीजें थोड़ी क्लियर दिखती हैं, आंखों पे स्ट्रेन थोड़ा कम और पड़ता है, बट बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं होना हमें उस चीज के लिए। राइट, क्या लो स्लीप और स्ट्रेस आईसाइट को वीक करती है? बिल्कुल, लैक ऑफ स्लीप, हम्म स्ट्रेस, और जिनका काम ज्यादा खड़े रहने वाला है, जिनको ये सारी चीजें ना टाइप ए पर्सनैलिटी की तरफ जाती हैं, जिनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, हम्म तो ये बहुत कॉमन चीज है कि आंख के पीछे पर्दे में पानी भर सकता है। मतलब गुस्सा आने से आईसाइट पे इफेक्ट? सर वो ये ट्रेट्स होने बहुत जरूरी हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी, गुस्सा ज्यादा आता है जिसको, हम्म स्ट्रेस जो ज्यादा लेता है, एंजाइटी जिसको ज्यादा होती है, लैक ऑफ स्लीप है, एंड स्टैंडिंग जॉब। हम्म तो ये कुछ कारण हैं जिसके में सेंट्रल सीरस कोरोइडो रेटिनोपैथी, इस प्रॉब्लम को कहते हैं सिंपल भाषा में CSR, पर्दे के पीछे पानी भरना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हम्म मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाए एक आंख में, जिस आंख में प्रॉब्लम है, अगर मैं आंख बंद करके आपको देखूंगा ना, आपके चेहरे के ऊपर एक काला धब्बा नजर आएगा और आसपास सब कुछ क्लियर नजर आएगा। ऑल राइट। तो इसको CSR कहते हैं। तो यूजुअली हम तभी पेशेंट्स को बड़ा बताते हैं कि भाई गुस्सा कम किया करो, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम कभी भी किसी को आ सकती है। तो हम्म ये कॉमन है। दूसरी चीज डार्क सर्कल्स, हम्म स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन है। पानी ना पीने से भी डार्क सर्कल्स, हम्म पतली स्किन हो तब भी डार्क सर्कल्स, जेनेटिक्स तब भी डार्क सर्कल, किसी को एलर्जी हो, खारिश बार बार करे यहाँ पर, डार्क सर्कल्स। कभी आपने नोटिस किया कि एल्बो का कलर, नीज का कलर थोड़ा डार्क क्यों होता है? यार कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन में रहते हैं वो, राइट तो जो चीज बार बार रगड़ते जाओगे उसका कलर तो डार्क होगा ही ना। राइट राइट। ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हैं। बैगी आईज, हम्म पेशेंट्स बहुत कहते हैं सर बैगी आईज है, हम्म जिसकी नींद पूरी नहीं हुआ, सुबह देखो आंखें सूजी होती हैं। राइट। तो इन सारी चीज़ों का हल ये है जो मैंने आपको बताया। सिंपल एक बेसिक टोटका है इन चीज़ों के लिए। पानी प्रॉपर पिएँ, हम्म ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, आप अपने स्किन डॉक्टर को डेफिनेटली दिखा सकते हैं, एलर्जीज़ ठीक करा लीजिए। सिंपल आँखों को ठंडा रखने के लिए क्यूकम्बर के स्लाइसेस कट करके फ्रीज़र में रखते हैं। हम्म घर जब भी काम से जाएँ, निकालें, आँखों के ऊपर रखें, यू विल फील अ लॉट बेटर। काफ़ी चीज़ें आपकी इससे बेटर हो सकती हैं। ऑफिस वर्कर्स जो हमेशा स्क्रीन पे बैठे हैं या गेमर्स, इनमें सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम क्या रहती है? आँखों से पानी, आँखें थकी-थकी, आँखें ड्राई फ़ील करना, थोड़ी देर के बाद धुंधला नज़र आ जाना, हम्म कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, 20-20-20 रूल जो मैंने आपको बताया, तो राइट ये उन पे बहुत लागू होता है। राइट। ड्राई आइज क्या होता है? ड्राई आईज सर 2 कारण से होती है। हम्म मेजर कारण तो यही है कि आप बहुत आम भाषा में बात करें, आँखों का सूखा होना। हम्म आईज के अंदर एक फ्लूइड बनता है जिसको हम टीयर्स कहते हैं, हम्म और टीयर्स अच्छी तरह सिक्रीट ना हो, या आ रहा है, आँख में एब्ज़ॉर्ब नहीं अच्छी तरह हो पा रहा। हम्म दूसरी चीज़ कि बन ही ना रहा हो, हम्म या हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है स्क्रीन के करके, जिस करके हम आंख अच्छी तरह ब्लिंक नहीं करते, वो टीयर्स फैल नहीं रहे, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग इवेपोरेटेड, तो इनको ड्राई आइज कहते हैं। बहुत कॉमनली आप कहेंगे कि ये पेशेंट कहते हैं कि सर मेरी आंखों में रड़क पड़ती है, हम्म मुझे धुंधला नजर आता है, आइज फ्रेश नहीं फील करती। हम्म। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर दैट। क्या एसी भी आंखों को इफेक्ट करता है? डायरेक्ट डायरेक्ट हवा अगर आंखों के ऊपर पड़ेगी तो टीयर्स तो हिलेंगे ना। राइट। अब अगर आपके सामने पानी पड़ा हो, आप कहें कि सर अब हवा तो ठंडी है, हाँ। फिर टीयर्स कैसे इवेपोरेट कर रहे हैं? पानी है, पानी के सामने आप हवा मारो, पानी के ड्रॉपलेट्स उड़ के इधर-उधर नहीं जाएँगे? तो कहीं ना कहीं एसी भी तो ड्राई आइज कर को रहा है? एक कारण बन रहा है। बिल्कुल, और तभी हम कहते हैं कि डायरेक्ट हवा अपने मुँह पे नहीं लेनी चाहिए। अब स्क्रीन टाइम की या मोबाइल की बात हो ही रही है, तो बेसिकली एक इंसान को अपना फोन का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए और ब्राइटनेस कितनी रखनी चाहिए ताकि उसकी आइज पे इफेक्ट कम से कम आ सके? सो ब्राइटनेस आपका रूम वेल लिट होना चाहिए, अगर आप फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। और काफ़ी सारे लोग रात को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, जब सारे सो चुके होते हैं लाइट डिम करके, हम्म तो एटलीस्ट डार्क मोड ऑन कर लिया करिए उस टाइम पे। मैं अदर थिंग ये है कि आपका जो फ़ोन होना चाहिए ना, वो रीडिंग डिस्टेंस पे 30 टू 40 सेंटीमीटर्स के आसपास, उतनी दूर, ज़्यादा क्लोज मत लेके आइए, नहीं तो उतना ही स्ट्रेस पड़ेगा आपकी आंखों का। राइट। क्या ब्लू लाइट ग्लासेस एक्चुअल में यूजफुल है या मार्केटिंग गिमिक है? सर रिसर्च एज सच नहीं है हम्म कि मैं ब्लू फिल्टर ग्लासेस या ब्लू लाइट या यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस, हम्म डेफिनेटली कुछ हार्मफुल लाइट्स तो वो ब्लॉक करते हैं बिकॉज उनके ऊपर एक कोटिंग हुई होती है, एंड समटाइम्स
आपको क्या पता सूट करे या मेरे को सूट ना करे. हम्म, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. इफ यू फील कि आपको वो लगाने से बेटर फील हो रहा है, right, व्हाई नॉट यू शुड वेयर इट. हम किसी को एज सच नहीं कहते, अगर पेशेंट्स कहते हैं सो वी डेफिनेटली टेल देम यू कैन ट्राई. right. आंखों के लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी ऐसी हैबिट है जो सबसे डेंजरस बन रही है अदर देन स्क्रीन? लोगों का कैजुअल एटीट्यूड. लाइक कैसे? अगर आपकी आंख में रेडनेस है, हम्म, आपको धुंधला नजर आ रहा है, हम्म, आप कहें कोई बात नहीं यार, एक ड्रॉप पई है, मम्मी दी पई है, पालन ना हो जाऊगा ठीक. अदरवाइज आप इंस्टाग्राम तो यूज करते ही हैं, हम्म, फेसबुक भी यूज करते हैं, हम्म, कॉन्स्टेंटली काफी रील्स आती हैं उसके ऊपर. उसके right, ऊपर जो कोई बंदा ऐसी एक्सरसाइज कोई कह देता है, ये कर लो आपकी आई हेल्थ ठीक रहेगी, कोई ऐसा फ्लूइड है इसको आंखें इसमें डिप कर लो आपकी हम्म, आई हेल्थ ठीक रहेगी. इन चीजों को फॉलो करके आप अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, रादर right, देन गोइंग टू योर आई डॉक्टर एंड फॉलोइंग सच हैक्स. हम्म, आप अपनी आंखें खराब कर रहे हैं. राइट. आज की डेट में नॉर्मली आई सर्जन्स सुजेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्पेक्स को उतार सकते हैं विद अ सर्जरी. बिल्कुल. वो सर्जरी कौन सी होती बहुत सारी सर्जरीज होती हैं सर. आपने एक हम्म, वेग टर्म यूज किया सर्जरी का. इसके अंदर सबसे पहला, अगर पेशेंट ऑपरेशन के लिए आता है, अगर स्पेक्स रिमूव करवाने हम्म, आता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो सर्जरी होती कहाँ पे है. हम्म, आंख का सबसे बेसिकली 3 कोट्स होते हैं. राइट, सबसे बाहर वाला, बीच वाला और अंदर वाला. राइट, बाहर वाले का एक तो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है हाँ, और एक आगे ब्लैक ब्लैक पार्ट पार्ट, दिख रहा है, राइट, तो इसको हम कहते हैं कॉर्निया एंड स्क्लीरा. राइट, जो बाहर ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये आंख की पुतली है, हम्म, ट्रांसपेरेंट. जैसे घड़ी के आगे जो शीशा लगा है ना, हम्म, ये वो है बेसिकली. या कैमरे के आगे वाला लेंस जिससे उसके अंदर ड्रॉप्स आ जाए तो दूर धुंधला दिखता है. तो इस कॉर्निया के ऊपर या आंख की पुतली के ऊपर सारे लेजर ऑपरेशन होते हैं अगर आप अपना चश्मा उतरवाना चाहते हैं. हम्म, सबसे पहले हम पेशेंट का करते हैं इस कॉर्निया का स्कैन, हम्म, जिसको कहते हैं पेंटाकैम. वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उससे अदर कोई स्कैनिंग मशीन नहीं. पेंटाकैम इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. उस पे आपकी कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, उसकी शेप कैसी है, उसकी पावर कितनी है, हम्म, क्या ये सर्जरी आपकी आईज के लिए सेफ रहेंगी आने वाले टाइम के लिए कि नहीं, तो हमको उस स्कैन से पता चलता है. सेकंड थिंग, हम आपका स्पेक्स का नंबर वेरीफाई करते हैं. हम्म, थर्ड थिंग, आंख का पर्दा चेक करते हैं, अंदर वाला हिस्सा, कि वो ठीक है कि नहीं. इन सारी चीजों के बाद अगर ठीक है तब हम एडवाइस करते हैं कि सर्जरी करवा सकते हैं. इसमें 3 तरह की है. सबसे पहली आती है PRK, हम्म, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी. अब जैसे सर ये स्किन है, हम्म, स्किन की काफी लेयर्स है. ऊपर वाली मैं स्किन की अगर लेयर उतार देता हूं तो बाकी स्किन अपने आप भर जाती है विद इन अ वीक और 2 मैक्सिमम. राइट, तो सेम वेज कॉर्निया की सबसे ऊपर वाली लेयर हम निकाल देते हैं. जितना आपका स्पेक्स का नंबर है उसको फायर करते हैं लेजर को, वो निकाल के एक कॉन्टैक्ट लेंस ऊपर रख देते हैं, राइट, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, 5 दिन के लिए. वो उतनी देर में जो नीचे का हमने लेयर निकाल ली है वो अपने आप हील कर जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज PRK. इसके काफी सारे नाम है बट टेक्नोलॉजी यही है PRK. लोग इसको टचलेस लैसिक कहते हैं, वेवलाइट लैसिक कहते हम्म, हैं, एपिकॉल्ट्यूरा कहते हैं, एपी वेवलाइट कहते हैं, बट बेसलाइन में उसे PRK ही कहते हैं मेडिकल किताबों में. दूसरी सर्जरी आती है सर लैसिक. आपने नाम सुना होगा, हम्म, बहुत देर चली है. जैसे आपने कुछ देर पहले जब हम स्टार्टिंग में मिले थे आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर की लैसिक हुई थी. राइट, तो सेम वे सेकंड होती लैसिक. लैसिक में क्या है, एक फ्लैप बनता है. और फ्लैप 2 तरह से बनता है, या तो हम ब्लेड से बनाएंगे हम्म, या हम लेजर के साथ बनाएंगे. राइट, नए जमाने में सारे फ्लैप्स हम लेजर के साथ बनाना प्रेफर करते हैं बिकॉज लेजर इज वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ ब्लेड. राइट, 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 ये हो गया लैसिक. हम्म, अब तीसरा आता है सबसे एडवांस्ड प्रोसीजर, उसे कहते हैं लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज. हम्म, इसमें ना तो ही फ्लैप है, ना हो कोई बहुत बड़ा कट है. इसके अंदर एक छोटा की होल इंसिजन देते हैं 2 मिलीमीटर का. 2 मिलीमीटर कितने हुए, इतना भी हार्डली. कॉर्निया के अंदर का जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा. हम्म, यहां पर एक लेजर लेंटिक्यूल क्रिएट करती है डिस्क की तरह. हम सीडीज सुनते हैं, राइट, सीडी की तरह कॉर्निया में से वो एक हिस्से को सेपरेट कर देता है लेजर. और वो जो 2 मिलीमीटर का छोटा की होल इंसिजन दिया है, उसमें से उस डिस्क को बाहर निकालते हैं और आपको स्पेक्स का नंबर खत्म. ये सबसे एडवांस सर्जरी है आजकल के टाइम आपने बात करी लेसिक की. पे. आज भी लेसिक बहुत फेमस है. बिल्कुल.
और लेसिक का सबसे बड़ा मिथ क्या है आज की डेट? लेसिक का सबसे बड़ा मिथ आजकल के टाइम पे ये है कि 40 साल के बाद ही हो नहीं सकता। डेफिनेटली हो सकता। तो किस एज तक से हो सकता है? सर नाउ 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए। हम्म। आफ्टर 60-62 आपका लेसिक हो सकता है, बिकॉज जो ये सर्जरी है, लोग यूजुअली पूछते हैं कि सर 40 के बाद तो पास का रीडिंग ग्लासेस आ जाते हैं, वो कैसे उतरती हैं? हम्म। तो नाउ एट आवर सेंटर, एट इनोसेंट हार्ट साइज सेंटर, हमारे पास ऐसी लेजर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्रेस बायोल्ड। अगर 40 साल के बाद आपको पास का ग्लासेस लगे हुए हैं, हाँ। हम उस लेजर के साथ आपकी रीडिंग ग्लासेस उतार सकते हैं। ऑलराइट। यस। क्या लेसिक परमानेंटली स्पेक्स को खत्म कर देता है? अगर तो हम 18 से 40 की बात करें, हम्म। हमको ना इनमें एज को डिफाइन करना पड़ेगा। 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, तो आप कोई भी लेजर करवा सकते हो अगर आपके स्कैन्स ठीक है, आंखें राइट। ठीक है अंदर से, राइट। कोई फालतू की इधर उधर की बीमारी आपकी आंखों में नहीं है। 40 साल तक वो काम करेगा। हम्म। 40 साल के बाद आपको रीडिंग ग्लासेस लगती हैं, बिकॉज मसल्स थोड़ी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हम प्रेस बायोपिया। तो अब 40 साल के बाद वाले लोग भी आप अपना लैसिक करवा सकते हैं बाय द नेम ऑफ प्रेस बायोल्ड। राइट। तब तक वो काम करेगा जब तक आपकी आंखों में सफेद मोतिया नहीं आता, हम्म। यानी कि कैटरेक्ट नहीं आता, तब तक आपकी दूर की विजन ठीक रहेगी और पास की विजन भी ठीक रहेगी। क्या लेसिक हर पर्सन के लिए एलिजिबिलिटी करते हैं? नो सर, हर एक पर्सन एलिजिबल नहीं होता। हम्म। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, मैंने आपको बताया कि हम स्कैन करके देखते हैं, हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी कॉर्निया का स्कैन, अगर वो ठीक है तो नंबर 1 पॉइंट इज ओके। सेकंड इज एज, 18 ईयर से ऊपर। राइट। थर्ड इज आपका नंबर पिछले 6 महीने में आधे नंबर से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, राइट। यानी कि नंबर शुड बी स्टेबल। हम्म। फोर्थ पॉइंट आता है प्रेग्नेंट फीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या लैक्टेटिंग मदर्स ये ऑपरेशन नहीं करवा सकते। हम्म। क्यों? क्योंकि जब लेडी इज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम्म। बॉडी इलास्टिक हुई होती है, तो उसमें नंबर के फ्लक्चुएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो उनको इस ड्यूरेशन में नहीं करवाना चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपकी अगर पेशेंट डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। हम्म। तभी बढ़ी हुई शुगर में नंबर फ्लक्चुएट करेगा, दोबारा नंबर आ सकता है अगर आप ये चीजें अपने डॉक्टर से कंसील करेंगे। लास्ट पॉइंट इज, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, हम्म। लड़कों को भी आजकल होती है, लड़कियों को भी होती है, एक्ने की प्रॉब्लम कॉमन है, हम्म। तो वो एक जेल यूज करते हैं, मेडिसिन क्रीम्स में यूज करते हैं, जिसका नाम है आइसोटी रेटिनोइन। सो काइंडली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और मिनिमम सर्जरी से 2 से 3 महीने पहले उसको बंद करें, अदरवाइज ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। क्या लेसिक के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? डेफिनेटली सर, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, यही बताया कि अगर हमारी कोई भी चीज जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया उसमें फॉल नहीं करता, तो डेफिनेटली आप साइड इफेक्ट में फॉल करोगे। हम्म। अगर आपने अगर वो चीज होती है, राइट। तो उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा होता है कि कभी कभी स्टार्टिंग में लाइट्स ना आपको काफी ब्राइट लगती हैं, हम्म। लाइट्स के आसपास ग्लेयर या हेलोज आपकी आंख में, आप वो चीजें नोटिस कर सकते हैं। हम्म। मतलब रात को जब आप ड्राइव कर रहे हैं पंजाब में, आपको पता सारे हाई बीम पे गाड़ियां चलाते हैं, चंडीगढ़ में जाके ऑटोमेटिकली लो बीम हो जाती हैं, अदरवाइज सारे हाई बीम पे चलाते हैं, तो दूर की लाइट आपको कभी कभी काफी ब्राइट लग सकती है। अगर लैसिक करवाते हैं आप, सपोज पुलिस में, हम्म। यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, हम्म। जैसे बॉक्सिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, या कोई फिजिकल गेम जिसमें बास्केटबॉल हो गया, तो फ्लैप के हिलने के चांसेस हो सकते हैं अगर ब्लंट इंजरी काफी फोर्सफुल आपकी आई में हो जाए। तो इन पेशेंट्स को जो ये कैटेगरीज में फॉल करते हैं, अगर पुलिस में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाते हैं, या वो उनको उनके क्राइटेरिया सेट होते हैं, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलते हैं तो आपको लैसिक नहीं करवाना चाहिए। हम्म। आप या तो करवाएं पीआर के या लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज, जिसमें आता है बेस्ट इज स्माइल प्रो। राइट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक आई सर्जन है, लेसिक रिकमेंड कर रहे हैं, हम्म, पर खुद के स्पेक्स लगी है। हम्म। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप एक गलत डॉक्टर से पूछ रहे हैं इसके बाद, पर मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, लोगों का सवाल है। क्योंकि द थिंग इज कि मैंने अपने चश्मे उतरवाए हैं, मैंने अपनी आंखों के चश्मा उतरवाया है स्माइल प्रो के साथ। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फॉर स्पेक्स रिमूवल, और ऑलमोस्ट मेरे को 11 महीने हो गए हैं। और ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन से मैं सर्जरीज करनी दोबारा शुरू कर दी थी। दैट टेल्स अबाउट इट्स रिकवरी पीरियड, कितना फास्ट रिकवरी पीरियड है। दूसरी चीज ये है कि सर हर एक की ये चॉइस है, हम्म। ये कोई चीज आप पे फोर्स नहीं करता।
राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप पे ग्लासेस सूट करती हैं या आप उसको एक लाइफस्टाइल बना चुके हैं, दैट इज़ योर चॉइस। हम फोर्स थोड़ी करते हैं। हमारे पास अगर कोई आता है वो एक्चुअली चाहता है कि वो चश्मा उतारना चाहता है, बिकॉज समटाइम्स ग्लासेस गिव्स यू अंडर कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट पीपल टेल मी। जो पेशेंट्स आते हैं, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि सर वी फील अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन वी आर विद द ग्लासेस। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि सर सर्दियों में क्या होता है, या गर्मियों में भी ये होती चीजें नॉर्मल उनके साथ, गाड़ी से बाहर निकलते हैं एसी से फॉगिंग हो जाती है। आप चाय पीते हैं, कोई गर्म चीज कर खाना खाते हैं, पीते हैं, ग्लासेस फॉग होनी शुरू कर जाती है। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, पसीना आना शुरू हो जाता है, तो उसको ग्लासेस उतार के बार बार क्लीन करने पड़ते हैं। राइट। और वही चीजें वो फंस जाता है कॉन्टैक्ट लेंसेज में। कॉन्टैक्ट लेंसेज का ध्यान नहीं रख पाते, आंखों में इन्फेक्शन लेके वे डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो देन आपको डेफिनेटली करवानी चाहिए सर्जरी। क्या लेसिक से फ्यूचर में भी आईसाइट्स कम वीक हो सकती है? सर ऐसे नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बात बताया, अगर आपका इनिशियल टाइम बहुत अच्छा गया है, लैसिक अगर आपने प्लेन लैसिक करवाया है, जिसमें हम बात करें कि आपने 18 से 40 के साल में है, 40 साल के बाद आपको डेफिनेटली रीडिंग ग्लासेस लगेंगी। और 50, 50, 55, 60 किसी भी एज में अगर कैटरैक्ट आता है, दूर की रोशनी डेफिनेटली कम होगी और आपको दोबारा से ग्लासेस चेंज करवाने पड़ सकते हैं, या कैटरैक्ट आ गया तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपने अभी बोला कि आपने अपनी स्पेक्स हटाई स्माइल प्रो से। स्माइल प्रो एंड लेसिक में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बेसिकली देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जिससे आप स्पेक्स उतरवा सकते हैं। हम जो मर्ज़ी इंस्टाग्राम पे रील देख लें, सब कुछ देख लें, बट बेसिकली मेडिकल की बुक्स में, हमारी रिसर्च में सिर्फ़ 3 टेक्नोलॉजी है। राइट। नंबर 1 इज़ सबसे ऊपर सरफेस, जिसमें पीआरके आता है। जो मर्ज़ी, अब हर एक कंपनी अपनी मशीन लेके आएगी, उसने अपने नाम को मार्केट करना है कि ये हमारी लेटेस्ट मशीन है, बट टेक्नोलॉजी पीआरके ही है। वो प्रोसीजर उसी तरीके से हो रहा है। सेकंड इज लैसिक, फ्लैप पेस्ट। राइट। उसके बाद थर्ड जनरेशन आया लेंटिक्यूल, जब लोगों को लगा, डॉक्टर्स को लगा कि और हमको एक सेफ प्रोसीजर चाहिए। उसमें आता है स्माइल प्रो, विच इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरी राइट नाउ। फास्टेस्ट रिकवरी, लीस्ट चांसेस ऑफ ड्राई आई। अगर आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं तो भी आप करवा सकते हैं फास्टर रिकवरी के साथ। पीआरके में सर 2 से 3 हफ्ते लगते हैं रिकवरी में। ऑल राइट। पहले 3-4 दिन तो पेशेंट की आंखें प्रॉपर्ली नहीं खुलती। पेशेंट डेफिनेटली इज इन पेन, इरिटेशन होती है, उसको रेडनेस होती है, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस रखा होता है। जो हमने ऊपर वाली लेयर निकाली है वो हील कर रही होती है। सपोज आपके यहाँ पे जख्म है, आपको मैं बोलूँ सर उसके ऊपर अगर हल्का सा नमक लग जाए या पानी लग जाए या कुछ भी सॉल्टी लग जाए, तो आपको जलन होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। तो सेम वेज वो आंखों में हो रहा होता है, दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर 2-3 डेज। सो रिकवरी वाइज इट्स द फास्टेस्ट। एंड ये नहीं है सर, लेट मी बी वेरी क्लियर, सारी सर्जरी सेफ हैं। अगर आप कहें ना कि सर एक टॉप ऑफ वन अनदर, वन टॉप ऑफ वन अनदर, ऑल सर्जरीज आर सेफ। राइट। इट्स जस्ट दैट कि कुछ एडवांसमेंट्स आ रही हैं, देन इट बिकम्स बेटर फॉर सर्टेन पीपल कि आप वो वाली सर्जरी करवाएं। स्पेक्स उतारने का ऑब्सेशन यंग जनरेशन में ज्यादा नहीं बढ़ गया? सर है तो डेफिनेटली, मैंने आपको जैसे बात बताई है, इट्स वन फील्स हैंडीकैप। अगर आपने स्पेक्स नहीं डाली हुई, अगर किसी को स्पेक्स का नंबर है, 1-1.5 नंबर चलता, ठीक है, बट अगर आप रूम में बैठे हैं, अगर सपोज यही आप बाहर चले जाएं, आपको दूर की चीजें बहुत धुंधली हो जाएंगी। दूसरी बात, जिसका 4 से 5 नंबर है वो बिना स्पेक्स के तो एक हैंडीकैप्ड ही है ना, वो लाठी उसको चाहिए कि मेरे को दिख नहीं रहा कुछ। सो डेफिनेटली उन लोगों को स्पेक्स उतारने जरूर चाहिए। एक ना आपको मैं बड़ी सिंपल इकोनॉमिक समझाता हूँ। आपके घर में सर लोग स्पेक्स डालते हैं? डालते हैं। कितने लोग डालते होंगे? मेरे फादर वन सिंगल बस। वन सिंगल पर्सन। तो आप साल में, आपके फादर साहब कितनी स्पेक्स खरीदते हैं? 3 से 4 खरीदते होंगे, हाँ, इतने के करीब। ठीक है। ग्लासेस तो एटलीस्ट आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी के डलवाते होंगे। राइट। तो एट वन सिंगल टाइम यू आर स्पेंडिंग रुपीज मिनिमम, आजकल मैं बात करूं, अगर आप, और कंपनीज, काफ़ी ग्लोबल कंपनीज ने भी अपनी मार्केट खुली हुई है, तो 2500 to 3000 इजी। या 4000 के बीच में। इवन मोर देन दैट। अब एवरेज लगा लेते 4000 फॉर वन स्पेक्टिकल्स। राइट। 4 स्पेक्टिकल्स मीन 16,000 रुपीज इन 1 ईयर फॉर ओनली स्पेक्स। अब क्या फादर साहब आपके गॉगल्स डालते हैं? नहीं, नहीं डालते। चलो ठीक है, 16,000 रुपए कितने सालों से एनक डाल रहे हैं?
जब से मैंने होश संभाली तब से हम मिनिमम ईयर्स नंबर में बता दीजिए सर। लेट्स से कि 20 ईयर्स से 20 ईयर्स। सो मैं तो ये इन्फ्लेशन रेट 4000 पिछले 5 साल का मानता हूँ। ठीक है, 16,000 इंटू 5 80,000 हो गया पिछले 5 साल का। हाफ ऑफ करते जाइए एंड ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए 5 से स्पेक्स पे लगा स्पेक्स पे लगा चुके हो। हम तो जनाब 1/3 प्राइस में कह रहे हैं कि उतरवा लो। आपने अगर वही पैसे सिप में लगाए होते इतने सालों के, कहाँ पहुंचे होते? राइट इट्स एन इन्वेस्टमेंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर विजन। अच्छा, आपने अभी मेरे फादर के बारे में बातें करी कि हाँ उनसे उनको भी आप कह रहे हैं कि उतरवा लो। क्या एज पर्सन, मेरे फादर, लेट्स सपोज एन एग्जांपल, मैं टेकिंग फॉर माय फादर, मेरे फादर 65 प्लस है, क्या उनकी सर्जरी हो सकती है? जो मैंने हमें स्टार्ट में बातें बोली, आपने 40 तक बोला, बट उसके बाद भी सबकी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ, प्रेस बायोंड लासिक सर्जरी जो मैंने आपको बात बताया, वो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नंबर 1 कॉर्निया का स्कैन ठीक होना चाहिए, नंबर 2 सफेद मोतियां या कैटरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो हम ये प्रेस बायोंड लासिक नहीं कर सकते। नंबर 3 अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उसका कोई असर पर्दे पे नहीं आना चाहिए। नंबर 4 इन सारी बातों के बाद जो आता है कि प्रेस बायोंड के लिए हम आपको एक डेमो देते हैं। आपकी आंखों पे इस तरीके से नंबर लगाते हैं कि आपको दिखे आफ्टर सर्जरी कैसा लगेगा। जो आफ्टर सर्जरी पिक्चर है ना, वो हम आपको पहले ही दिखा देते हैं। राइट। सबसे खास बात ये है सर्जरी की। तो अगर आप उस टेस्ट में पास हो तो ही मैंने सर्जरी करनी है आपकी प्रेस बायोंड। अगर आपको उसमें उस टेस्ट में पास नहीं हुए, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू। देन आप क्या चूज कर सकते हैं? लेंसेज इनसाइड द आई। जो आपका नॉर्मल लेंस है आंख के अंदर, उसको निकाल के हम दूर पास वाले ट्राइफोकल लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस डाल के आपको ग्लासेस फ्री कर सकते हैं। राइट। बार बार बात हो रही है मोतियाबिंद मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है? मोतियाबिंद होता है कैटरैक्ट, चिट्टा मोतिया पंजाबी विच, सफेद मोतिया हिंदी में, या मोतियाबिंद इसको कहते हैं। लेंस है आंख के अंदर, कॉर्निया की बात कर ली हमने। उसके बाद आता है अगर आपका पार्ट जो होता है ब्राउन, जिसको आप कहते हैं कि जब हम कहते हैं ना तेरी आंखें बुरी हैं या बिल्ली जैसी हैं, या जैसे ऐश्वर्या राय है तो उसकी आंखें ब्लू हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस, राइट ब्राउन पार्ट। राइट। ठीक है, उसके बाद उसके पीछे होता है लेंस। लेंस के अंदर कहीं पर भी धुंधलापन आ जाए, एनी ओपेसिटी, उसको कैटरैक्ट कहते हैं। राइट। तो आपको चश्मे के साथ भी दिखना कम हो जाता है अगर, तो कैटरैक्ट बनना इंक्रीज हो जाता है। क्या ये सिर्फ ओल्ड एज प्रॉब्लम है? नो, आजकल के टाइम पे नहीं। आजकल के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, इवन न्यूबॉर्न बेबीज में भी हो सकता है, जिसको हम कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं बाय बर्थ, या बर्थ पे टाइम पे बहुत छोटा सा है, जैसे बच्चा 10 15 20 साल का होने लगा तो कैटरैक्ट बढ़ गया। और 56 एज रिलेटेड तो होता ही है, उसको सिनाइल कैटरैक्ट कहते हैं, एज रिलेटेड कैटरैक्ट। और उसके बाद कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जिसके साथ हो सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, उसके साथ कैटरैक्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आज के टाइम पे हर किसी में भी कैटरैक्ट हो सकता है। क्या डायबिटीज भी आंखों पे इम्पैक्ट करती है? बहुत ज्यादा। कितना डेंजरस इफेक्ट करती है? नंबर 1, कैटरैक्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, कैटरैक्ट एकदम से शूट अप कर जाता है। दूसरी चीज, आपके स्पेक्स के नंबर में फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाती है। जितना शुगर लेवल ऊपर नीचे जाएगा, इतना ज्यादा आएगा, तो आपका जो स्पेक्स का नंबर है वो भी फ्लक्चुएट करता रहेगा। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज कि अगर अनकंट्रोल्ड है, आपकी आंखों के पर्दे के ऊपर शुगर का असर खून की तरह आ सकता है। जैसे पीछे ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे पर्दा कहते हैं जिसको, राइट रेटिना, राइट। उसमें ब्लड वेसल्स के हमारा ये लीक होना शुरू हो जाती है शुगर के असर, छोटे छोटे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा डेंजरस इफेक्ट आता है कि पूरे पर्दा खून से भर जाता है, एंड काला मोतिया भी उसके बाद हो सकता है। ऑलराइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक शुगर के मरीज को हर 3 महीने में एक तो अपने 3 महीने की शुगर की रिपोर्ट चेक करनी, साल में एक बार अपने आंखों के डॉक्टर के पास जाके अपने पर्दे जरूर चेक करवाने हैं। फैको सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी से कैसे डिफरेंट है? सर ट्रेडिशनल सर्जरी तो आज के 20-30 साल पहले होती थी, उसमें कट आंखें बड़ा बहुत बड़ा दिया जाता था। अब तो बहुत ज्यादा मेडिसिन इन्वॉल्व कर चुकी है। सो जो कट दिया जाता है दैट इज हार्डली लेस देन 2 मिलीमीटर्स, ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर्स के आसपास हम वो कट देते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। फेको लेजर के साथ हम ये चीज करते हैं।
सो इसमें सिर्फ 2 मिलीमीटर्स का कट होता है जिसके थ्रू हम आंख के अंदर जाके आपका सफ़ेद मोतिया बाहर निकालते हैं और उसी के थ्रू लेंस अंदर डालते हैं। और इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई पेन नहीं होती, कोई आंख पे पट्टी नहीं होती। सेम डे आप घर जा सकते हैं। राइट। रिकवरी थोड़ी फास्ट ज़रूर है, क्योंकि जो पहले ट्रेडिशनल सर्जरीज़ होती थी, वो आंख में इंजेक्शन लगा के की जाती थी। क्या कैटरेक्ट सर्जरी फुली सेफ है? सर, सेफ्टी तो किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर आप प्लेन में उड़ रहे हैं तो आपको 100% सेफ्टी तो उसमें भी नहीं है। राइट। तो व्हाट डॉक्टर कैन गिव यू इज़ 99.99% गारंटी आपकी आँख को देखने के बाद कि उसमें और कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है, आँख में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन ओनली वी कैन टेल यू कि हाँ, आपकी आँख में कितनी विज़न आ सकती है। आजकल लोग लेंसेज का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। लोकल और इम्पोर्टेड में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता स्लाइट क्वालिटी का फ़र्क होता है, है? बिकॉज़ जिस भी कंपनी लेंसेज़ बनाती हैं, तो ग्रेडिंग होती है उनकी। इंडिया की भी एक हायर अथॉरिटी है, बॉडी है, जो उसको ग्रेड करती है। यूएस की है, जैसे एफडीए है। तो ये सारी चीज़ें उनसे अप्रूवल होने के बाद आफ्टर रिसर्च तभी मार्केट में आती हैं। सो डेफिनिटली सर्टेन समटाइम्स द क्वालिटी थोड़ी-सी बेटर होती है मटेरियल की, जिस करके वो 19-20 या 19-21 का फ़र्क आ जाता है। सो वो पेशेंट को हम डेफिनिटली एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द लेंसेज़ अवेलेबल। पेशेंट बाकी अपने इकोनॉमी या अपनी खुद की इकोनॉमिक्स देख के उसके हिसाब से चूज़ राइट। करता है। क्या एक्सपेंसिव लेंसेज ऑलवेज बेटर होते हैं? ऐसा नहीं है सर, अगर आपकी आँख में रोशनी कम है शुरू से ही, पीछे से पर्दा ही कमज़ोर है, चाहे आप 1.5-2 लाख के लेंस डलवा लो, रोशनी तो उतनी ही आएगी अगर आप जितना आपने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए का लेंस डलवाया होगा। राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट। विजुअल पोटेंशियल आँख का बनता है पीछे नस से। अगर आगे सब कुछ ठीक है तो उसको विज़न पीछे नस ने, ऑप्टिक नर्व ने ब्रेन में लेके जाना है। सो बहुत बड़ा पाथवे है। कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई, जितना मर्ज़ी महँगा लेंस डालो, रोशनी तो उतनी रहनी है। नॉर्मली कैटरेक्ट सर्जरीज के बाद पेशेंट को किन मिस्टेक से बचना चाहिए? कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट भूल जाता है कि उसकी सर्जरी हुई है, तो वो आंखें मलनी शुरू कर देता है इमीडिएटली आफ्टर अ डे और 2, जो कि नहीं करना चाहिए। आंख के अंदर सर्जरी के बाद 2 हफ्ते पानी नहीं जाना चाहिए। रोज नहा सकते हैं गर्दन से नीचे। 3-4 डेज के बाद यू कैन टेक अ हेड वॉश, या तो सैलून जाके या घर पे किसी को कहें कि सिर पीछे करके आप धो दें। आइज़ के आसपास वाला हिस्सा, जितनी एरिया में हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं, वो हिस्सा आपको वाइप्स के साथ क्लीन करना है, जो आपको आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है आफ्टर द सर्जरी। राइट। सो ये प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं फॉर मिनिमम 14 डेज आफ्टर सर्जरी। राइट। जितनी मर्जी सर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो जाए, आंखें आपकी हैं, बचा के रखना आपका काम है। राइट। आई लाइक टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद माई पेशेंट्स कि मिनिमम 14 डेज के प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। क्या एक सक्सेसफुल कैटरेक्ट सर्जरी स्किल बेस पे मोर मैटर करती है या मशीन्स पे? आजकल के टाइम पे सर इट्स मैटर ऑफ बोथ। डेफिनेटली एनी टाइम स्किल इज मच बेटर देन व्हाट मशीन पे बात करें, बट विद ग्रोइंग टाइम अगर मैं आपसे पूछूं सर, क्या आप आज भी वो डब्बे वाली टीवी में मैच देखेंगे आईपीएल? नहीं। सिंपल एज दैट। सो चाहे जितनी मर्जी अच्छी ब्रॉडकास्ट आ जाए, बट डेफिनेटली मैंने जब अपना आई के एमएस में गया था, तो हमारे गुरुजी ने हमको ये बात बोली थी, जो मेरे डॉक्टर साहब हमारे जिनसे मैं सब कुछ सीखा हूँ। सर कहते, रोहन, इट्स नेवर अबाउट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन और द वुमन बिहाइंड द मशीन। अगर आपको मशीन ऑपरेट करनी आती है अच्छी तरह, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, टाइम चेंज हो चुका है, सो नाउ इट्स मैटर ऑफ बोथ द थिंग्स, स्किल प्लस टेक्नोलॉजी। राइट। सर, आज की डेट में पेशेंट जब भी आपके पास आता है, वो ऑलरेडी एआई, गूगल, यूट्यूब का ऑलरेडी अपने आंसर लेके आता है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? सो यूजुअली आई एम वेरी पेशेंट विद माय पेशेंट्स, तो मैं डेफिनेटली सुनता ज़रूर हूँ। उनकी कोई भी काफ़ी क्वेरीज होती हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम डालते हैं आजकल चैट जीपीटी में, तो उनको उसके काफ़ी सारे डायग्नोस मिल जाते हैं। एंड मैं पेशेंट में ना कभी रश नहीं करता। जो वो कहना चाहता है, जो भी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता है, लेट हिम एक्सप्लेन। आजकल के टाइम में प्रॉब्लम कहाँ है? सुनने में। सुनने में। सो वही चीज़ मैं पेशेंट्स की क्लियर करता हूँ। तो वो टाइम उनको देने के बाद जब मैं उनको बताता हूँ, देन दे अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम उनको क्यों हो रही है। आपको तो एक वहाँ से लिस्ट मिल जाती है ना। एंड क्लियरली इट इज़ नॉट राइट कि आप ये चीज़ें करें गूगल से, चैट जीपीटी से पढ़ के आएँ। और आजकल मतलब इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल हैक्स दिए जा रहे हैं, आईसाइट को इम्प्रूव करने के हैक्स दिए जा रहे हैं। मसल्स ऐसे घुमाओ, ऐसी चीज़ें करो,
विजन इंप्रूव हो जाएगा। अदर थिंग इज कि यूरिन कप्स में लेके आंखें उसमें रख के आईज को मूव करो, वो हो जाएगा, आईज में इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड देन यू विल लैंड अप टू अस कि सर इसको ठीक करें। सो ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो करना बंद करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, अपने आई डॉक्टर के पास जाए। जब कोई ऐसा सर्च करता है या सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फूड्स हैं ऐसे जो आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है, क्या एक्चुअल में आई साइट किसी भी खाने से इम्प्रूव होती है? सर इम्प्रूव नहीं, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। और इसमें हमारे जो मेन वाइटामिन हैं वो 4 तरह के वाइटामिन काम करते हैं, जो हम बच्चों को कहते हैं कि आपकी आई साइट को ना हेल्दी रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। जो रोशनी देनी थी वो पीछे ऑप्टिक नर्व से बननी, जैसे मैंने आपको बताया। राइट। अगर वो हेल्दी होगी, ब्रेन तक हेल्दी जा रही है, तभी आपको अच्छा दिखेगा। अगर आपका कॉर्निया ठीक है, लेंस ठीक है, पर्दा ठीक है। अगर उसी में कोई प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व कमजोर है या चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, टाइमली नहीं डाला, रोशनी उस पे है, हम कुछ एक्सरसाइजेस के साथ, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस के साथ उसको हेल्प कर सकते हैं इंक्रीज करने के लिए। बट ऐसा कोई खाना नहीं बना कि जिससे आपकी विजन इंक्रीज हो जाएंगी, उसको स्टेबल रख सकते हैं। 4 विटामिन ए, सी, डी एंड ई, ये इंपॉर्टेंट है आई साइट। और इन विटामिन के लिए कोई स्पेसिफिक फूड्स हैं जो? बिल्कुल सर, विटामिन ए आपको कैरेट्स या स्पिनच से मिल सकता है, और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट फैमिली, कोई भी फ्रूट खाए उसका, उस Right. फैमिली का, आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन डी आपको मिल जाएगा बाहर सनलाइट से, बाहर इजी सोर्स। और ई आपको मिल सकता है फिश, कॉड लिवर ऑयल, पाइन नट सीड्स, और साथ में सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकली, एनीथिंग। सो ये चीजें खाएं, सो आपकी आई साइट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। राइट। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर करने पर ब्लाइंडनेस तक जा सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एकदम से आंखों के आगे ब्लैक कलर के फ्लोटर्स आना, इमीडिएट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना। सेकंड थिंग इज एकदम से रोशनी कम हो जाना। थर्ड थिंग इज आंख के आगे ऐसा लगे कि कोई पर्दा गिर रहा है। ये चांसेस होते हैं कि आपका आंख का पर्दा फट रहा है, जिसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। इट्स एन इमरजेंसी, अपने डॉक्टर के पास जाए। अदर थिंग इज कि इमीडिएटली रोशनी खत्म हो जाना, उसको हम या तो नॉर्मल टर्म्स में आई स्ट्रोक भी कह सकते हैं, या सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन कह सकते हैं। तो इसमें हमारे फर्स्ट फ्यू आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो आती है कि सडनली पेशेंट को लाइट के आसपास बहुत सारे हेलोज नजर आने शुरू हो जाते हैं, आईज में पेन बहुत ज्यादा होती है, रेडनेस बहुत बढ़ जाती है। तो उसके प्राइमरीली 3 कारण होते हैं। या तो आंख में इन्फेक्शन, वो तो नॉर्मल ड्रॉप्स के साथ ट्रीट की जा सकती है, या आंख के अंदर स्वेलिंग, जिसको यूवीआइटिस कहते हैं, वो भी एक डॉक्टर के पास जाएंगे, माइक्रोस्कोप पे देखेगा तभी बता पाएगा, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तीसरी चीज, जब ये चीजें हो, साथ में पेन हो, पानी भी बहुत आ रहा है, आंख का प्रेशर बढ़ जाना, जिसको काला मोतिया ग्लोकोमा कहते हैं। राइट। सो ये सिम्टम्स जो हैं, जो मैंने आपके चैनल के थ्रू अब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, इनको समझें और इनको अपने दिमाग में रखें। आई स्ट्रोक क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आंख की नस होती है, रेटिनल आर्टरीज और वेन्स होती है 2। आर्टरी अगर हमारी ब्लॉक हो जाती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, तो पूरे रेटिना को ब्लड सप्लाई कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है, या फिर पूरी ब्लॉक हो जाती है, ऐसा भी उसमें टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। और उसमें फर्स्ट 3-4 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यूजुअली कभी कभी पेशेंट्स को ना, जब वो सो के उठते हैं तब पता चलता है, एंड द टाइम इज ऑलरेडी गॉन। आपने बात करी रेटिना डैमेज या नर्व डैमेज, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। अगर रेटिना एक बार आपका किसी तरीके से खराब हो चुका है, या अगर शुगर के करके है, तो हम उसको लेजर या इंजेक्शंस के साथ थोड़ा बेटर कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा शुगर का असर हो जाए, पर्दा खराब हो जाए, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। रेटिना और ऑप्टिक नर्व स्पेसिफिकली जो नस है आंख की, वो एक पर्दे के, सॉरी, वो एक पेड़ के रूट की तरह होती है। एक बार खराब हो जाए, उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। सो साल में एक बार चेक करवाना बहुत जरूरी है। कोई आपका एक ऐसा पेशेंट का केस जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। 2022 की, मैं जलंधर वापस ही आया था अभी बैंगलोर से, अपना पूरी ट्रेनिंग लेके, काम करके, सब कुछ सीख के A to Z। सो उस टाइम में राजन हॉस्पिटल जाता था सुबह, राजन चैरिटेबल हॉस्पिटल। राइट। तो वहां पे एक पेशेंट आया, 22 साल की लड़की। 22 साल की लड़की आई, उसकी आंख में, वो घर पे सब्जियां काट रही थी, तो उसका चाकू आंख में लग गया,
जिस करके उसकी आंख आगे से फट गई, कॉर्निया फट गई। और इस तरीके से वो उसका इम्पैक्ट था उसके ऊपर कि उसके आंख में सफ़ेद मोतिया भी बन गया था। आंख का जो ब्राउन हिस्सा है जिसको आप आइरिस कहते हैं, हाँ, वो भी फट गया था। ओके। ठीक है। तो जब वो हमारे पास आई तो मैंने उसे कहा कि देख, आई कैन नॉट टेल यू कि अब तेरी रोशनी कितनी आएगी, बिकॉज पीछे मोतिया भी बन चुका है काफ़ी, पीछे का पर्दा बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो हमने पहले क्या किया, उसकी 2 स्टेजेस में सर्जरी करी मैंने। सबसे पहले तो मैंने उसकी पुतली जो फटी थी पहले उसको सील किया। वो सील करके हमने छोड़ दिया, क्योंकि फिर उसके 15 से 20 दिन बाद मैंने उसको बुलाया चेक करने के लिए और ठीक था। तो मिनिमम मैंने 1 महीना वेट किया। महीने के बाद मैंने उसका सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन किया। सफ़ेद मोतिया जो उसका कैटरेक्ट चोट लगने के कारण बन गया था, वो बाहर निकाला मैंने। राइट। और जो आइरिस ब्राउन कलर का फट चुका था, उसको मैंने आँख के अंदर उस पे टाँके लगाए और वो टाँके ऐसे नज़र से देख भी नहीं सकते। वो सिर्फ़ माइक्रोस्कोप पे काम हो सकता है। बालों से भी मतलब बहुत इन 1/10 ऑफ द साइज़ ऑफ द हेयर वो टाँके का साइज़ होता है। तो माइक्रोस्कोप में सोचो वो भी आँख के अंदर घुस के। आँख के अंदर ना सर, सिर्फ़ जो जगह है टाँके लगाने की वो 3 मिलीमीटर की है। 3 मिलीमीटर्स आप एक स्केल पे नापो। उसके अंदर टाँके लगाने जाके, तो वहाँ पे टाँके लगा के उसकी आँख को पूरा जोड़ा, उस ब्राउन हिस्से को व्हाइट वाले पार्ट के साथ प्रॉपर जोड़ा। दैट वाज़ माय फर्स्ट सच केस इन जालंधर, जब मैं सीख के आया था वहाँ से। बेसिकली आपने उसकी आईज प्रिजर्व कर दी। सुनिए सर, आगे वाली कहानी। जब उसका ये सारा ऑपरेशन हो गया और उसका कट ना सेंटर में था कॉर्निया पे, तो उसका स्पेक्स का नंबर डेफिनिटली आना था। विद ग्लासेस उसकी 95% विजन वापस आ गई। और हैरानी की बात ये है, 2 साल बाद वो वापस आई चेक कराने। मैं देख ही नहीं पाया, मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब अंदर मैं कह लीजिए पहचान नहीं पाया बेसिकली कि कौन सा पेशेंट है, बिकॉज वो एक शादी के जोड़े में आई थी चेक कराने। मैंने इसकी आंख चेक की तो मैंने कहा कि यार तेरा कोई ऑपरेशन हुआ था? कहती सर आप भूल गए, आपने ही किया था। मैं कहा मैंने किया था? कहती सर आपको याद है मैं बोला पेशेंट? मैं कहा अच्छा। कहते सर मेरी शादी होगी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मेरी रोशनी पूरी आ गई, अब 2 साल हो गए हैं। शी इज़ मेंटेनिंग गुड 95% ऑफ द विजन और आँख उसकी क्रिस्टल क्लियर थी बिल्कुल। वेरी नाइस। तो ये केस मैं नहीं भूल सकता। वो लड़की ने याद कराया कि सर मैं वही लड़की हूँ जिसका आपने ऑपरेशन किया था उस टाइम पे और ये सारी चीज़ें की थी। फिर उसने पुराने कागज़ दिखाए एंड ऑल। सो दैट वाज़ आई कैन नॉट फॉरगेट। राइट। सर, अब हम आपसे ना अपनी ऑडियंस के लिए लास्ट एडवाइस लेना चाहेंगे। सर हमेशा मैं एक एडवाइस ही देना पसंद करता हूँ, किसी भी सिम्पटम को इग्नोर ना करें। हम्म, चाहे रेडनेस हो, चाहे पानी आए, अपने आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। किसी भी एज ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं, साल में 1 बार आपको अपना आई चेक अपने आई डॉक्टर से ज़रूर करवाना चाहिए। चाहे आप नंबर भी लेना चाहते हैं ना, अगर आई डॉक्टर से लेके आप अपने ऑप्टिकल शॉप में जाके, अपने ऑप्टिशियन से जाके जहाँ से भी बनवाना चाहते हैं चश्मा, बनवा सकते हैं। बिकॉज़ काफ़ी बीमारियाँ आपकी आँखों से देख के, आपके शरीर की भी, आपकी बॉडी की, हम आँखों से देख के हम आपको बता सकते हैं। थैंक यू सर सो मच, आप हमारे इस एपिसोड में आए और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू वरुण जी फॉर हैविंग मी ओवर हियर। राइट। अगर आप ये एपिसोड जहाँ तक देख रहे हैं, इस एपिसोड को अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस एपिसोड को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूँ वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।